अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ हुकूमत का इस वक्त चौथा साल है। अगला साल इलेक्शन का साल है, मगर हुकूमत अपने दावे और वादे के मुताबिक मुल्क को तो मसाइल से नहीं निकाल सकी, मगर खुद मसाइल का शिकार है। ऊपर से हुकूमत पर मुल्क को मजीद मसाइल में डालने का इल्ज़ाम है और इन मसाइल की वजह से IMF की मजीद सख्त डिक्टेशन लेने और महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपोजिशन ने हुकूमत पर डालकर मजीद एहतजाज करने और हुकूमत गिराने का एक बार फिर ऐलान कर दिया है। और अगले महीने से ही अपोजिशन सड़कों पर होगी। अपोजिशन जमातों का दावा है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मरकज होगा। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का काफिला हुकूमत के खिलाफ निकलेगा और अगले ही महीने यानी मार्च में नून लीग, JUIF और दीगर अपोजिशन जमातें मिलकर इस्लामाबाद का रुख करेंगी। यानी आने वाले दिन सियासी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किल दिन हो सकते हैं और उसे सख्त बयानिए और मुजाहमत का सामना हो सकता है। मगर इससे पहले कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर महंगाई और नाअहली का मजीद बयानिया बनाए, हुकूमत ने अपोजिशन पर इल्जामात की बौछार कर दी है और बराह रास्त इदारों के साथ डील करने के इल्जामात आयद कर दिए हैं। साथ ही नून लीग की क़यादत पर दबाव बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत मुतहरिक है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और हुकूमत की बनाई गई मेडिकल बोर्ड का जवाब भी हुकूमत को मौसूल हो गया है, जिसने नवाज शरीफ की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। और इसी दौरान ही नून लीग की पाकिस्तान में सीनियर क़यादत पर डील के इल्जामात भी आयद कर दिए गए हैं। 4 सीनियर रहनुमाओं पर नवाज शरीफ से बगावत का इल्जाम भी लगा दिया गया है, जबकि नून लीग दावा कर रही है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, पार्टी के अंदर इंतशार है। इसलिए तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा, जिनमें से एक का ताल्लुक जहलम, एक का खैबर पख्तूनख्वा, एक का जनूबी पंजाब और एक का कराची और इस्लामाबाद दोनों से है, ये चारों रहनुमा लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि इमरान खान नाकाम हो गए हैं और असेंबलियां तहलील होने की सूरत में वज़ीर आज़म बनने के लिए उनके सर पर हाथ रख लिया जाए, वो ये चाहते हैं। आए रोज़ एक नया दावा सामने आ रहा है, आए रोज़ एक नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा, इस हवाले से दोनों तरफ इबहम बरकरार है। साथ ही इस वक्त एक अहम सवाल ने सर उठाया है कि नवाज शरीफ वतन आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो अभी आएंगे या इलेक्शन के करीब आएंगे या इलेक्शन के बाद आएंगे, और क्या खुद नवाज शरीफ को भी पार्टी में बगावत का खदशा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ से हाल ही में लंदन में मिलने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आपकी हालिया मुलाकात हुई है, कहीं नवाज शरीफ साहब को यह खदशा है कि वाकई उनके सीनियर रहनुमा बगावत कर दें, कोई साजबाज कर लें, कोई डील कर लें, मुझे माइनस करने की कोशिश करें और बात आगे बढ़े? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि मेरी मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब से उनकी टेलीफ़ोन पर बात हुई और इस दौरान वो बलूचिस्तान की तंजीम साजी और खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी की तंजीम साजी थी उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और मैंने बराह रास्त भी नवाज शरीफ साहब से ये पूछा कि आपके जो 2 बयानिए हैं पार्टी के अंदर, एक एहतजाजी बयानिया है, एक जो है वो मुफाहमती बयानिया है, इसकी वजह से पार्टी तकसीम नज़र आती है और कई दफ़ा लगता है कि कुछ लोग और रवश पर हैं, आप कुछ और रवश पर हैं। तो उन्होंने कहा ये तबीयतों का फ़र्क है, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है और शहबाज और मैं तो बिल्कुल एक ही बिल्कुल हमारी सोच है और एक ही टारगेट है। और जो दूसरे लोग थे पार्टी के, उनके बारे में भी उनका ख्याल था कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई अगर वक्त था भी तो वो गुज़र चुका है। अब सारी पार्टी जो है एक मुत्तहिद है, बल्कि सारी पार्टी को आगे नज़र आ रहा है कि दूसरी पार्टी कमज़ोर हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये ख़दशा उनके जहन में तो मौजूद नहीं है। और बड़ाई साहब, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की सोच है वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत गिरे, क्योंकि ज़ाहिर PDM हो, अपोजिशन हो, वो 1.5 साल से दावे कर रही है मगर कामयाब होती नहीं है। वो समझते भी है कि हुकूमत गिर सकती है, या नवाज शरीफ साहब को भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत के गिरने का कोई चांस नहीं है और ना ही ऐसा है कि जो हाथ उठाने की बात होती है वो उठा है? मेरा ये ख्याल है कि जो मैंने तासुर उनकी गुफ्तगू से लिया कि वो 2 बातें तो बड़ी क्लियरली कह रहे थे। एक ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस, और देखें जनरल इलेक्शन विदाउट इंटरफेरेंस जो है वो तो चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा। यानी ये कम अज़ कम उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे ये कहा, जिससे ऐसे लगता है कि इन 2 चीज़ों के बारे में उनको कोई एश्योरेंस मौजूद है। और लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा मेरी वरी तो ये है कि मुल्क का फिर भी क्या होगा, क्या दोबारा इंटरफेरेंस होती रहेगी, क्या जो अगली हुकूमत आएगी वो भी डायरकी पे चलेगी, या उस हुकूमत को बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के चलने दिया जाएगा, आइनी अदारे अपनी अपनी जगह काम करेंगे या एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि ऐसे लगता है कि ये जो 2 मामलात हैं, नो कॉन्फिडेंस
और जनरल इलेक्शन विदाउट एनी इंटरफेरेंस, इसके बारे में लगता है कि उन्हें कुछ यकीनदानियाँ मौजूद हैं उनके लिए। यानी उनसे कोई ना कोई राब्ते किए गए, कोई ना कोई आपको वो इत्मीनान दिखा आगे के लिए उनमें, या फिर कंसर्न ही नज़र आया, परेशानी नज़र आई? ये कंसर्न नज़र आया आगे के लिए। ख़ासकर वो कहते हैं कि इन 2 वाक़यात के बाद मेरा कंसर्न ज़्यादा है, और ख़ासकर मईशत पर वो बहुत परेशान नज़र आए कि मईशत का क्या होगा। ख़ासकर वो स्टेट बैंक का की जो पॉलिसी थी, जो स्टेट बैंक के बारे में नई पॉलिसी आई है, उसके बारे में भी बड़े वरिड थे। शामी साहब, ज़ाहिर दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी पार्टी में बगावत का खदशा है, ये सारे मामलात हैं। आपको किसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है, हुकूमत को, हुकुमरान जमात को, या वाकई इस वक्त नून लीग को ज़्यादा ख़तरा है और नवाज शरीफ साहब को बगावत का ज़्यादा ख़तरा है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है, और अगर आप बाजार में जाएं, अगर आप मजलिसों में फिरें, अगर आप मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करें, जो पार्टी रहनुमा है उनसे मिलें, या आप जो तजज़ियाकार हैं उनसे मिलें, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी ताकत है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें कोई बगावत नहीं है, और उसमें तो बल्कि पहले से ज़्यादा एक यकसुई नज़र आती है। तो नवाज शरीफ साहब का जो वोट बैंक है वो उनके पास है, और इस आलम में कोई लीडर उनकी जमात का बगावत नहीं कर सकता, यानी ऐसा लीडर जिसको अपना मुस्तकबिल अजीज हो। तो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर तो कोई ऐसा सफ़े अव्वल में शख्स मौजूद नहीं है जो अपनी कोई अलग मस्जिद बनाना चाहता हो, 1.5 इंच की या 2 इंच की या 3 इंच की, या बन भी सकती हो। और जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, वहां एक परेशानी जरूर है, वहां एक खलबली मची हुई है, और एक प्रेशर जो है वोटर्स पर भी बढ़ रहा है और वोटर्स का भी बढ़ रहा है। तो वहां अगर आप जाते हैं तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है कि उनको जो पार्टी टिकट आइंदा उनके काम आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। तो जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनका अपना वोट भी कुछ ना कुछ मौजूद होता है, वो तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहिए या किसी दूसरी जमात से कोई उनको इशारा मिल जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो पीटीआई को अपना घर संभालना है, ये उस पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज करनी चाहिए। उसका तरीका उन्होंने ये सोचा है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बारे में वो गुफ्तगू शुरू की है कि वहाँ इंतशार पैदा हो रहा है, वहाँ बगावत हो रही है, ताकि वो अपनी सफ़ों को यकसू कर सकें, अपने लोगों को रोक सकें, और जो अपने ज़ुबानें खुलने वाली हैं उनको बंद करा सकें। तो ये एक उनकी हिकमत अमली है। आप देखते हैं किस तरह का ये काम दिखाती है या किस तरह काम नहीं दिखाती। मगर भाई साहब, जो बात नून लीग के लिए अगर दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है और कोई इस वक्त में कैसे छोड़ेगा, इमरान खान साहब का भी उनके अपने नाम का वोट बैंक है, और अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है तो वो इसलिए नहीं आई है कि बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने जीत के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है। अगर इलेक्टेबल्स का अपना वोट बैंक था तो वो जीते इसलिए हैं बहुत बड़ी तादाद में कि इमरान खान साहब का वोट बैंक था। तो ये कोई आपको लगता है कि कोई तहरीक इंसाफ में धड़ेबाजी हो सकती है, या तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी हो सकती है कि जी पार्टी का टिकट हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, इमरान खान साहब का टिकट लाइबिलिटी हो जाएगा, इसलिए हमने अपना फैसला करना है? देखें, तहरीक इंसाफ में कोई ग्रोहबंदी तो मुश्किल नजर आती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जितना भी वोट है वो तो इमरान खान साहब के पास होगा, सवाए उस वोट के जो इलेक्टेबल्स का वोट है। तो मगर इलेक्टेबल्स की परेशानी ये है कि जो इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है उसमें उनको कमी नजर आ रही है, और जो वोटर्स गैर यकीनी में मुब्तला होते हैं वहाँ भी बहुत कमजोरी वाक़ हो रही है। यानी महंगाई के हाथों लोग इतने परेशान हैं, और लोग इस कदर एक रद्द अमल उनका इस कदर तेज होता है और शदीद होता है कि उसमें नजर आ रहा है कि उनको वो वोट बैंक वालों को भी वो स्ट्रेंथ नहीं मिल सकेगी पार्टी के नाम पर जो पहले मिली थी,
और ये भी नजर आ रहा है कि अगर ये प्रेशर वोटर्स का ऐसा रहेगा तो फिर दूसरी ताकतें जो हैं वो भी 100 दफा सोचेंगी, उनकी तरफ से भी कोई आशीर्वाद नहीं होगी और वो भी फिर गैर जानबदार होने में आफियत जानेगी, क्योंकि उनका अपना मुफाद इसमें होगा कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा गैर जानबदार साबित करें। वड़ाई साहब, आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ में हुकूमत में होते हुए कोई ऐसा कारकर्दगी पर ऐसे सवालात उठ गए हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम बाकी है हुकूमत के पास, तकरीबन 2 साल का अरसा बाकी है, कि लोग अभी से ये सोचने लगे हैं और किसी भी तरीके से किसी बगावत का खतरा हो? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जाहिर है जो महंगाई है और जो बेरोज़गारी है और जो बुरी तर्ज हुक्मरानी है, इसकी वजह से भी लोग मुतमईन नहीं हैं। दूसरा, मेरा ख्याल है कि जो फ़ौज के साथ छेड़छाड़ हो रही है या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मुखासमत का जो रवैया नया शुरू हुआ है पीटीआई में, इसकी वजह से भी बगावत का डर है। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे, वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब अगर कभी तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से कोई नाराज़ी होगी या कोई दूरी पैदा होगी, तो वो सारे लोग जो कभी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझ के उनके पास गए थे, वो सारे दूरी इख्तियार कर लेंगे। तो ये एक हर वक्त ख़तरा मंडलाता रहता है कि जिस वक्त भी ये नाराज़ होते हैं, वो वाले तमाम हलके जो हैं वो भी नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। वड़ाई साहब, इस वक्त फौरी तौर पर तो आपको कोई खतरा नहीं दिखता हुकूमत को? अगर फरवरी में पीपल्स पार्टी निकल रही है, फिर मार्च में या फिर इन हाउस चेंज की बात करते हैं, आपको लगता है कोई खतरा है या इस वक्त फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मगर सूरत बिगड़ने का खदशा ज़रूर है? देखिए, डेफिनेटली इन चीज़ों का दबाव तो पड़ता है। जब ये जुलूस निकलेंगे, जब मुजाहरे होंगे, जब लॉन्ग मार्च होंगे, तो इनका डेफिनेटली दबाव तो पड़ता है। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ से मुझे उनकी गुफ्तगू से यूँ लगा कि जनवरी फरवरी में जो ये कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं, वो इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जब कभी मैं कोविड के गुज़रने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोविड गुज़रेगा तो मैंने ऑपरेट भी करवाना है और ऑपरेट करवाने के बाद फिर वापसी होगी। तो मुझे यूँ लगता है कि वो जब भी कभी इलेक्शन होगा, जब भी, तो इलेक्शन से पहले ज़रूर आएंगे, लेकिन बाकी जो फ़ौरन आने की बातें हैं ये मुझे दुरुस्त नहीं लगती। तो भाई साहब, आपने ज़ाहिर ये शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी बताया था कि उनकी सेहत ठीक लगी, फिर उसको राना सनाउल्लाह साहब ने भी कंफर्म किया। तो नवाज शरीफ साहब को ये नहीं है कि उनके खिलाफ बयानिया बन रहा है, वादा करके गए थे, वापस नहीं आ रहे हैं, उनके भाई मुश्किल में पड़ सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है इस बात की कि वापस आए? मुझे नहीं लगा कि वो इस बारे में कोई ज़्यादा सोच रहे हैं। वो अपनी सेहत और अपनी जो प्लान है, मेरा ख्याल है उसके मुताबिक अमल करेंगे। वो हुकूमत के दबाव में या हुकूमत के हथकंडों के मुताबिक मेरा ख्याल है अपना प्लान नहीं बनाएंगे। ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने सियासी एजेंडे के मुताबिक ही प्लान बनाएंगे। और शामी साहब, फिर आपको लगता है ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, बयानिया हुकूमत बना रही है, उल्टा शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल पड़ेगी, तो ऐसे में खतरा हुकूमत को है या फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कोई शहबाज शरीफ साहब को ख़ास मुश्किल दरपेश होगी, क्योंकि जो उनकी अंडरटेकिंग है उसके अल्फाज पढ़ें तो उसमें बड़ी गुंजाइश है। मामला जो है वो उनके नवाज शरीफ साहब के डॉक्टरों के हाथ में होगा, और जब तक वो उनको इजाज़त नहीं देंगे या वो उनकी सेहत के बारे में डिक्लेरेशन नहीं देंगे कि वो अब मूव कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पर उनकी सेहत बहाल हो चुकी है, उस वक्त तक मेरा ख्याल अदालत में कोई ऐसी बात नहीं हो सकेगी जो पीटीआई को तक़वियत दे। और जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, अब जाहिर है कि सुहेल वड़ाई साहब तो बिलमुशाफा उनसे मिल के आए हैं, मैं तो दूर से बैठ के ही हालात देखता हूँ, मैं नहीं समझता जल्दबाजी में वो कोई इक़दाम करेंगे। और आप देखें कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, उन्होंने जितनी कमज़ोरी दिखाई है उसमें और जो ज़ोफ़ उसका खुल के सामने आया है, उसने बहुत कुछ हालात को बदला है। और अब नया मरहला आने वाला है, फिर पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाब की बात हो रही है, अब मई का महीना उसकी बात की गई है। तो इसमें जो इलेक्शन जो है वो होंगे, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई के लिए वो कोई अच्छी खबर लेके आएंगे। उसकी मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है,
और नवाज शरीफ साहब इस बात का इंतजार करेंगे कि पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो और किसी अपॉर्चून मोमेंट पर वो कोई फैसला करें। मेरा नहीं ख्याल वो जल्दबाजी में कोई फैसला करेंगे या उसकी कोई अहमियत समझेंगे। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आपको बात करेंगे। ज़िमनी फाइनेंस बिल में हुकूमत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 216 में तरमीम की है और इस तरमीम के तहत आला सरकारी अफसरान को आला अवामी नुमाइंदों, उनके घर वालों और बेनामीदारों की मालूमात जाहिर करने के खिलाफ कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया गया है। यानी अगर कोई आला हुकूमती अफसर किसी सरकारी अफसर की अपनी या उनके घर वालों की खुफिया मालूमात किसी हुकूमती ओहदेदार को फराहम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और ये तरमीम पुराने केसेस पर भी लागू होगी। इस तरमीम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने शदीद एतराज़ उठाया है और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, चेयरमैन FBI और दीगर अफसरान को चार्जशीट करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में एक हालिया तरमीम जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले में होने वाले मुमकिना कार्रवाई से बचने के लिए की गई है, क्योंकि इन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और सरीना ईसा ने इन तमाम शख्सियात और नैब के चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल को खुला खत लिखा है। खत में सरीना ईसा ने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम को मुखातिब करते हुए लिखा है कि वज़ीर कानून, आप और आपके साथियों ने कानून तोड़ा है और अपने आप को फौजदारी कार्रवाई से बचाने के लिए आपने इनकम टैक्स लॉ में तरमीम में मुआवनत की है। खत में सरीना ईसा का कहना है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 216 कहता है कि तमाम टैक्स रिकॉर्ड्स खुफिया रखे जाएंगे और इनकम टैक्स अफसरान के अलावा उन तक किसी की भी रसाई मुजरिमाना अमल होगा। जनाब, जब आपने मेरे टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की तो आपने कानून तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा अपनी नजरसानी दरख्वास्त में मैंने कानून की इस खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया और इस मामले पर एक्शन लेने की दरख्वास्त की। मेरी दरख्वास्त कबूल हो चुकी है और अब तफसीली फैसले का इंतजार है। खत के मुताबिक ये जानते हुए कि आपका करियर खत्म हो जाएगा और आपको फौजदारी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, आपने मौजूदा कानून में तरमीम कर दी है। वजीर कानून, आपने अपने आप को मेरे टैक्स रिकॉर्ड की राजदारी की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में कार्रवाई से बचाने के लिए ज़िमनी फाइनेंस बिल लिखते हुए सेक्शन 216 में रियायत देकर बेईमानी की है और वो भी एक ऐसे वक्त में की है जब मेरी नजरसानी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? आपने तरमीम में यह भी लिखा है कि वो माजी से नाफिजुल अमल समझी जाएगी। ये आपके जुर्म का एतराफ़ है कि आपने और दीगर ने सेक्शन 216 के तहत जुर्म किया है। खत में सरीना ईसा ने मजीद लिखा कि सेक्शन 216 में तरमीम करना और उसे ज़िमनी फाइनेंस बिल में शामिल करना जिसका ताल्लुक बजट के मामला से है ही नहीं, ये बेईमानी और गैर कानूनी है। आप सब ने वाज़े तौर पर नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत जुर्म किया है जो ये कहता है कि किसी भी बाइख्तियार शख्स का अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल जो अपने आप को या किसी और को कोई फ़ायदा पहुँचाने या नवाजने के लिए हो, या वो शख्स किसी को टैक्स मामलात में गैर मुनासिब फ़ायदा पहुँचाने या पहुँचाने की कोशिश करे तो वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का जुर्म कर रहा है। खत में सरीना ईसा ने मजीद कहा है कि हर किसी को कानून की पासदारी करनी चाहिए, मगर यहाँ हमारे पास आला तरीन अफसरान, वज़ीर कानून और साबिक़ अटॉर्नी जनरल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। FBI के चेयरमैन जिनका काम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की पासदारी यकीनी बनाना है, वो उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। और फिर चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं जो ये नहीं बता रहे हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट ने कौन से असासे रिकवर किए हैं। क्या लोगों को ये जानने का हक नहीं है? क्यों ऑडिटर जनरल को एसेट रिकवरी यूनिट के ऑडिट की इजाजत नहीं है? एसेट रिकवरी यूनिट की जानिब से जमा की गई रकम के हवाले से इतनी राजदारी क्यों है? और मैं एक बार फिर मिर्ज़ा शहजाद अकबर से उनके और उनके ख़ानदान के असासों और इनकम टैक्स स्टेटस के बारे में पूछती हूँ, क्योंकि आखिरकार आपने भी मेरी और मेरे बच्चों की यही सारी मालूमात हासिल की हैं। सरीना ईसा ने मज़ीद लिखा कि जनाब, अब क्योंकि मैंने कानून की खिलाफ वर्जी पर सरेआम आईना दिखाया है तो क्या आप इस पर रद्द अमल देंगे या एक बार फिर ट्विटर पर फैली अपनी ट्रोल आर्मी के जरिए तौहीन आमेज मुहिम, जाली सहाफ़ियों और उनका प्रोपेगेंडा, हिरासानी और जान की धमकियां देने का गैर अखलाकी रवैया अख्तियार करेंगे? वज़ीर कानून, आपने मेरे पीठ पीछे मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज नहीं किया और मुझे चैलेंज किया कि मैं अपनी जायदाद और उसकी ख़रीदारी की तफसीलात जाहिर करूँ। मैंने आपका चैलेंज कबूल किया और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, लेकिन आप में मेरा सामना करने का हौसला नहीं था। मैंने कभी कोई अवामी ओहदा नहीं संभाला, लेकिन आप सब ने संभाला है। आपकी तनख्वाह और बाकी मराहत मुझ समेत दीगर टैक्स देने वालों के टैक्स से अदा होती हैं, इसलिए पूछे गए तमाम सवालात का जवाब जानना मेरा और अवाम का हक है और मैं आपके जवाबात का इंतजार करूंगी। सरीना ईसा ने खत में मजीद लिखा कि चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, मैंने इन अफराद का नाम दे दिया है
जिन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 216 की खिलाफ वर्जी की और फिर अपने आप को उसके नताइज से बचाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का एक और जुर्म किया। मैं पूरे एतमाद हूँ कि नैब इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सरीना ईसा का नैब को लिखा गया यह खत हुकूमती अरकान पर सिर्फ चार्जशीट ही नहीं है, बल्कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में होने वाली हालिया तरमीम पर भी संगीन सवालात उठाता है। इस हवाले से 14 जनवरी को सहाफ़ी खलीद कियानी की खबर शाया हुई थी, जिसमें एक सीनियर हुकूमती अफसर के ज़राए से बताया गया था कि ज़िमनी फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर सेक्शन 216 में इस शिक का इंदराज आला मुंतखब नुमाइंदों और FBR के आला अफसरान को जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना मुनफी फैसले से बचाने के लिए किया गया है। न सिर्फ ये, बल्कि इस शिक के जरिए कानून में तरमीम हुकूमती ओहदेदारों और अफसरान को मुस्तकबिल में भी आला सरकारी हुक्काम के खिलाफ ऐसे फैसलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। खबर के मुताबिक ज़राए ने मजीद कहा कि हुकूमत को तवक्को थी कि कुछ मौजूदा आला ओहदेदार हुकूमत के गैर मुंतखब अरकान और FBR के आला अफसरान जैसे काजी फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमती ज़राए का मजीद कहना था कि मौजूदा कानून के तहत FBR के पास कानून के तहत नामजद फोरम्स के अलावा टैक्स देहंदगान की टैक्स रिटर्न्स की मालूमात देने का इख्तियार नहीं था, लेकिन FBR के एक आला अफसर ने उस वक्त ये महदूद मालूमात, रिपोर्ट्स और डेटा वज़ीर आज़म के एसेट रिकवरी यूनिट को दे दी, जिसकी बुनियाद पर जिसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना था कि इस खुद साख्ता लीक की वजह से आला सतह पर मौजूद मुंतखब और गैर मुंतखब ओहदेदारान और अफसरान के खिलाफ संगीन नताइज हो सकते थे, इसलिए उन्हें मनी बिल की सूरत में NRO दे दिया गया है। और अब सरीना ईसा ये समझती हैं कि इस तरमीम के तहत जुर्म छुपाने की कोशिश की गई है और इस कोशिश पर नैब का केस बनता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वज़ीर कानून फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर और चेयरमैन FBR को प्रोग्राम में आने की दावत दी। चेयरमैन FBR ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता फ़रोग नसीम ने हमारी दावत पर एक प्रेस रिलीज़ हमें भेजी है, जिसमें उनका और मिर्ज़ा शहजाद अकबर का मुश्तरका बयान शामिल है। मुश्तरका बयान के मुताबिक आज हमें सरीना ईसा साहिबा का एक ख़त मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने हम पर बेबुनियाद जाली और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाए हैं। हमारा ख्याल है कि न सिर्फ ये इल्ज़ामात मुकम्मल गलत हैं, बल्कि इस खत का असल मकसद मौजूदा और मुस्तकबिल में कानूनी कार्रवाई में फ़ायदा हासिल करना और एहतसाब से बचते हुए कानून की सख्तियों से फरार हासिल करना है। हमारी राय है कि हमने इन खातून और इनके पुष्ट पनाही करने वालों के गैर संजीदा इल्ज़ामात को बहुत बर्दाश्त कर लिया है और अब फैसला किया है कि हम इनको हतक इज़्ज़त का नोटिस भेजेंगे और हमारी साख को पहुँचने वाले नुकसान के लिए उन्हें अदालत लेकर जाएंगे। सारा मामला है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इस सिलसिले में पाकिस्तान की ज़्यादा मदद नहीं कर पाई है और अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद में भी हो रही हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए। दारुल हुकूमत में पुलिस एहलकार मामूल की चेकिंग पर मामूर थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया और कहा कि हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है कराची कंपनी के पास। ये कोई चोरी का या डकैती का वाक़या नहीं था। एक किस्म का सिग्नल मिला है कि इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं और ये इस साल का पहला वाक़या है और हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान कलअदम TTP ने पाकिस्तान में 7 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिनमें से ज़्यादातर की तस्दीक मकामी हुक्काम की जानिब से भी की गई है। इसके अलावा 2021 में भी 2020 के मुकाबले में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के मुताबिक 2021 के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 207 हमले हुए, जो 2020 के मुकाबले में 42% ज़्यादा थे। इन हमलों में 335 जानें गईं और ये तादाद 2020 के मुकाबले में 52% ज़्यादा थी। कलअदम TTP, दाइश खुरासान और तालिबान के मकामी ग्रुप्स उनमें से 128 हमलों के जिम्मेदार थे, जिनमें 236 लोग जाबाहक हुए। 2020 में ऐसे हमलों की तादाद 95 थी। दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 5 जनवरी को DGI SPR ये ऐलान कर चुके हैं कि कलअदम TTP के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी है और ऑपरेशन जारी है। The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as talks with the TTP were concerned, they are on a hold, and the operations are continuing. There were some conditions which were non-negotiable from our side. There is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day, and we'll continue doing so till the time we get rid of this menace. कलअदम TTP के साथ गुज़िश्ता नवंबर में जंगबंदी की खबरें सामने आई थी, लेकिन 9 दिसंबर को कलअदम तंजीम के तर्जुमान ने जंगबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था। इन मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने सालिस का भी किरदार अदा किया था।
फिर 9 जनवरी को शाया होने वाली सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक एक सीनियर पाकिस्तानी एहलकार ने कहा कि पाकिस्तान के नज़दीक कलदम TTP अफगान तालिबान के लिए एक टेस्ट केस है, क्योंकि इस ग्रुप से निमटने से ही उबूरी हुकूमत को दूसरे दहशतगर्दों से निमटने के हवाले से दुनिया की नज़रों में अपनी साख कायम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की दरख्वास्त करते हुए बताया कि हम तालिबान क़यादत से कह रहे हैं कि कलदम TTP को एक टेस्ट केस के तौर पर समझें। एहलकार ने मजीद कहा कि अगर तालिबान पाकिस्तान के खदशात को दूर नहीं कर सकते तो कौन उन पर और उनके अलकायदा और उस तरह के दीगर ग्रुपों से ताल्लुकात ख़त्म करने के वादे पर भरोसा करेगा। अगर वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र नहीं रखते तो यह अफगान तालिबान के लिए नुकसानदेह होगा। आलमी बिरादरी ख़ास तौर पर मगरिब पूछेगा कि वो पाकिस्तान को भी मुतमईन नहीं कर सकते तो दूसरे ममालिक के दहशतगर्दी के खदशात को कैसे दूर करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाली सहाफ़ी एहसानुल्लाह टीपू महसूद की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू कर दिया है। इस अमल से वाकिफ़ लोगों के मुताबिक पाकिस्तान ने इस हवाले से अहम रहनुमाओं के एक कबायली जिरगे से रुजू किया है और गुज़िश्ता हफ्ते उन रहनुमाओं ने मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में कलदम TTP के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद से मुलाकात की। तहम कलदम TTP के मरकज़ी तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि जिरगे ने हमसे रब्ता किया है, लेकिन हमने उसे सालिस के पास भेज दिया है, जो कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान है। अभी तक जिरगे के साथ कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। एक सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कबायली रहनुमाओं का कलदम TTP के सरबराह और चंद दीगर सीनियर कमांडर्स पर बड़ा असर रसूख है। ये ज़राए अगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किए जाएँ तो कलदम TTP के साथ जामे मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, हमलों में ज़ाहिर इजाफा हुआ है, इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। खुद वज़ीर दाखिला ने कहा गुज़िश्ता 3 दिनों में 7 हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, वो सालिस का किरदार अदा करें, सीज़ फायर हो, वो ख़त्म हो, फिर हमलों में इजाफा हो, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब, यहाँ पे तो मुसीबत ये है कि पिछले 10-15 साल हमें एक मफरूज़ा पढ़ाया गया था कि TTP और TTA का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस वक़्त तो हमने जितने फरियाद कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे कि भाई वो एक हैं, वो बात तो नहीं मानी गई। अब जब से अफ़गान तालिबान उधर काबिज़ हुए हैं तो उस दिन से हम ये चीख रहे हैं कि उससे TTP कई हवालों से मजबूत हुई है। नंबर 1, उनकी मोरल बूस्टिंग हुई है। नंबर 2, जिन लोगों को वो आइडियलाइज़ करते थे वो अफ़गानिस्तान में फ़ातह बन के उभरे हैं और उनके जहनों में ये चीज़ बैठ गई है कि हमने नेटो जैसी फोर्सेस को ताकत दी, शिकस्त दी, तो फिर बाकी मुल्कों की क्या हैसियत है। नंबर 3, उसके साथ इजाफी एक ये चीज़ हो गई है कि पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में TTP के जो स्लीपर सेल थे या उनके सिंपथाइज़र थे वो भी उनके पास जा चुके थे। और फिर एक आखिरी चीज़ उसमें ये थी कि ये जो आखिरी मारका था उसके लिए तकरीबन 2600 सुइसाइडर्स वो TTA ने ट्रेन किए थे और इसी तरह सैकड़ों की तादाद में सुइसाइडर वो TTP ने ट्रेन किए थे। और फिर तालिबान के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े से कुछ अर्सा कबल एक और पेशरफ्त ये हुई थी कि जो TTP के मुख्तलिफ दड़े थे वो इकट्ठे हो गए थे मुफ्ती नूर वली की क़यादत में। तो हर हवाले से मसलन सेंचुरीज़ के लिहाज से या पनागा के लिहाज से उनको पूरा अफ़गानिस्तान में असर आ गया। फिर कैपेबिलिटीज़ उनकी इतनी बढ़ गई है, उनको नेटो के जो वसाइल जिस तरह TTA के कब्ज़े में आ गए हैं उसी तरह उनके कब्ज़े में भी आ गए हैं। मोरल बूस्टिंग जिस तरह उनकी हो गई है उसी तरह TTP की भी हो गई है। तो वो तो हर लिहाज से वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए थे। तो साहब इस सारे सूरत हाल में फिर अफगान तालिबान रोक सकते नहीं हैं तहरीक तालिबान को, पाकिस्तान को, या फिर रोक रहे नहीं हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो उन पर वाज़ेह किया है कि इन्हें रोकें और ये टेस्ट केस के तौर पर लें, जैसे कि इतलात आई थी। देखिए, पहली बात तो ये कि अफ़गान तालिबान ने पिछले 15-16 सालों में भी कोई इस मामले में मुनाफिकत से काम नहीं लिया था। उन्होंने न कभी TTP को कंडेम किया था, न कभी उनसे मुकम्मल ताल्लुक़ी ज़ाहिर की थी। TTP के लोग उनको अपना अमीरुल मोमिनीन कहते थे। TTP का हर अमीर उनके अमीरुल मोमिनीन का बैत किया करता था। लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर
हम लोगों ने खुद अपने आप को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, हमने एक झूठा नैरेटिव बना के ये कह दिया था। अब उन लोगों से कोई नहीं कहता। ये जो 15-20 साल बकवास करके इधर कौम को बताते रहे कि टीटीपी और टीटीए का अलग एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है, आज भी वो आके बैठे हुए होते हैं तज्जियाकारों की हैसियत से, तो कहा कि कम से कम उनसे पूछा जाए कि अब ये क्या हालात हैं। तो अब अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ ये है पाकिस्तान के सामने कि देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें पनाह दी थी, हमारे साथ पहले मसलन अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ख़िलाफ़ पहला सुइसाइड हमला जो किया था वो पाकिस्तानी तालिब ने किया था। उसके बाद अफ़गान तालिबान की बारी आई, तो वो ये कहते हैं कि इनको हम दुश्मन नहीं बना सकते, अलबत्ता हमारी ये ख्वाहिश है कि ये आपसे ना लड़ें और आप लोगों का कोई पीसफुल हल निकले दोनों के दरमियान। उसमें वो फैसिलिटेशन के लिए अफ़गान तालिबान तैयार हैं और वैसे उनको वास्तु नज़ीहत भी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे कार्रवाई ना करें। और ये अगर उनकी वो वाज़ो नसीहत या रोक टोक ना होती तो खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल होती कि हम 2014 को भूल चुके होते हैं। तो साहब यानी वो उनको नसीहत कर रहे हैं, वो थोड़ी सी नसीहत मान रहे हैं, थोड़ी सी नहीं मान रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। ये होगा क्या आगे जाके? कुछ मुज़ाकरात हुए, सीज़ फायर हुआ, वो सीज़ फायर उन्होंने तोड़ दिया, तो अब कोई मुज़ाकरात की कोई विंडो निकल रही है, कोई अफ़गान तालिबान यकीनी बना रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता मुश्किल ही हालात नज़र आते हैं आगे जाके? नहीं, इस वक्त तो हमें एक ऐसे सेटअप से वास्ता है कि जो अगर गलती से कोई दुरुस्त काम भी करना चाहती है तो उसको गलत तरीके से करती है। मसलन अफ़गान तालिबान पहले सिराजुद्दीन हक्कानी के ज़रिए इनके साथ अलग अलग ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए। अब उस हवाले से यहाँ ना पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लिया गया था, वो मामला उसकी शर्त ये थी कि इनको खुफिया तरीके से किया जाएगा। लेकिन उधर इमरान खान साहब जब पता चल गया, उन्होंने TRT को इंटरव्यू दे दिया, उसकी वजह से वो सिराजुद्दीन हक्कानी भी एम्बेरस हो गए, उसकी वजह से TTP के जो लोग मुज़ाकरात में शरीक थे वो भी एम्बेरस हो गए। उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान ने और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह ने कोशिशें शुरू कर दी और पूरे TTP के साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब उसमें फिर ना पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी, न किसी को पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ ये मुआहिदा किया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जंगबंदी करेंगे और हम उनके 120 कैदी रिहा करेंगे। अब उन कैदियों में मुस्लिम खान और इस कैलिबर के लोग भी थे जिनके मुकदमात अदालतों में हैं। तो उस पूरे महीने में उस सिलसिले में कोई होमवर्क नहीं हुआ, इधर हम TLP के मामले में लग गए, बाकी चक्करों में लग गए। तो अब अफ़गान तालिबान से TTP वाले कहते हैं कि हमने तो आपके कहने पे जंगबंदी कर ली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो हमारा एक भी कैदी रिहा नहीं हुआ जो हमारे साथ वादा किया गया था। तो अब अफ़गान तालिबान और सिराजुद्दीन हक्कानी वगैरह हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है कि वो TTP वालों को मजबूर कर सके। और दूसरा, पहले अगर सिर्फ ये मामला उधर से प्रो पाकिस्तान एलिमेंट डील कर रहे थे, तो अब अफ़गान तालिबान ने TTP के इशू के लिए पूरा एक कमीशन बना दिया है जिसमें हर तरह के अनासिर हैं और जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़ी पूरी शद्दुमत के साथ अफ़गान TTP के सिंपथाइज़र भी हैं। तो राब्ता कोई मसला नहीं है, नेगोशिएशन कोई मसला नहीं है, वो हम वक्त राब्ते भी हो जाते हैं, हम वक्त मुज़ाकरात भी होते हैं, लेकिन असल मसला यही है कि वो एक कॉमन ग्राउंड डील के लिए कैसा तलाश किया जाए और फिर एक ऐसा डील कि जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम पाकिस्तान के स्टेट के जो अनासिर हैं वो भी एक पेज पे हों और उधर वो सलूशन TTP के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए भी काबिल कबूल हों और उसमें जो वादे वईद किए जाए वो इतना आसान काम तो नहीं है ना। आपने पाकिस्तान के अंदर जो मुतासरीन हैं उनके कंसर्न्स को भी एड्रेस करना है, आपने उन लोगों की रिहेबिलिटेशन भी करनी है। हम तो अभी तक ये भी नहीं कर सके कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़ है पाकिस्तानी, अभी तक हुकूमत पाकिस्तान उनको भी वापस नहीं ला सकी तालिबान की हुकूमत के आने के बाद भी। बहुत शुक्रिया सर, अपनी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
मुल्क में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शरह और तेजी से फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और सख्त एसओपीज नाफिज कर दिए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 जनवरी से 15 फरवरी तक 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हैदराबाद में इंडोर शादियों और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, जबकि आउटडोर तकरीबात में भी सिर्फ 300 मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। इसी तरह 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठकर खाना खाने के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त रखी गई है। ताहम टेक अवे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई और ये सहूलत 24 घंटे तक चलती रहेगी, जबकि मार्केट्स और मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। मगर तालीमी इदारों के हवाले से एक बार फिर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कल से 31 जनवरी तक 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों के तालीमी इदारों में 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है, जबकि 12 साल से कम उम्र के तलबा के मुतबादिल दिनों में स्कूल आएंगे, यानी वो 50% की शरह से हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारों में आ सकेंगे, जबकि तमाम सूबे मुशावरत और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेकर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला करेंगे। एनसीओसी ने आज ये फैसला भी किया है कि कल से 31 जनवरी तक मुकम्मल वैक्सीनेटेड सिर्फ 50% अफराद ही तफरीही पार्क, सिनेमा, जिम और मज़ारात पर जा सकेंगे, जबकि बराह रास्त राब्ते वाले खेलों जैसे कि कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और कबड्डी वगैरह पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% और ट्रेनों को 80% गुंजाइश के साथ चलाने की पाबंदी आयद की गई है। अंदरून मुल्क परवाजों में किसी भी किस्म के खाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। एनसीओसी ने यह फैसला भी किया है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस की शरह 10% से कम है, वहां पर भी शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात में 300 जबकि आउटडोर तकरीबात में 500 मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। इसी तरह 10% से कम शरह वाले इलाकों में इंडोर डाइनिंग के लिए भी मुकम्मल वैक्सीनेशन की पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरी तरफ कोरोना की हालिया तशवीशनाक सूरत हाल ने पाकिस्तान सुपर लीग पर भी असर डाल दिए हैं। पीसीबी ने आज 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आकर मैचेस देखने की इजाज़त देने के अपने पिछले फैसले को वापस लेते हुए ऐलान किया है कि पीएसएल के पहले मरहले में सिर्फ 50% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी, यानी कराची के नेशनल स्टेडियम में सिर्फ 8000 अफराद ही पीएसएल के 27 जनवरी से 7 फरवरी तक होने वाले इब्तिदाई मैचेस देख सकेंगे। ये सारी तशवीशनाक सूरत हाल कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से है, जिसकी वजह से मुल्क में मस्बत केसेस की शरह चंद दिनों में खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है। खासतौर पर कराची सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ मस्बत केसेस की योमिया शरह 40% की खतरनाक हद को छू रही है। सूबाई हुकाम के मुताबिक आज भी शहर में मस्बत केसेस की शरह 38% से ज़ायद रिपोर्ट हुई है, जबकि पूरे सूबे की मजमूई शरह 19% रिपोर्ट हुई है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अब अस्पतालों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17.25% है, 17.25% पूरे सूबे में। कराची शहर के अंदर 30.7%, 30.7%। अगर 20 रोज पहले आप अपने अस्पतालों पर नज़र डालते तो आपके पास टोटल पेशेंट्स जो वेंट पे थे वो सिंगल डिजिट में थे, 7-8 के लगभग, और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट हो या बाईपैप जो फैसिलिटी है उस पर जो पेशेंट्स हैं वो भी तकरीबन कोई 30 या 35 के लगभग होते थे। पिछले 24 घंटों में सिंध भर में ये नंबर अब बढ़ के वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे हैं। ये शो करता है कि कितना तेज़ी के साथ ये वायरस ना सिर्फ पॉजिटिविटी रेशो में तब्दीली लेके आ रहा है, बट उसके साथ साथ अब थोड़ा हमारे अस्पताल पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। कराची नहीं, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रिपोर्ट हो रही है, जबकि एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की शरह 9.48% रिपोर्ट हुई है। इस पूरी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर पिछली जो लहर आई उसमें आपने सारे ट्रेंड देखे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा न खास्ता जो कराची का ट्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा मस्बत 38% तक पहुँचा और तेज़ी से पहुँचा, 10 से 15, 15 से 20, 28 और 38, 40%, ये दूसरे शहरों में भी नजर आना शुरू हो जाए? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आपने सारे अदाद शुमार जो बताए हैं उसके जरिए ये तो क्लियर कर दिया, ये वाज़ेह हो गया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव जो है केसेस के एतबार से भी, और जैसे आपने क्लिप सुनाया वहाब साहब का कि उन्होंने बताया कि जो अस्पताल हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेशर अब देखने को नज़र आ रहा है। अब क्या ये एग्जैक्टली ये सूरत हाल दूसरे शहरों में होती है नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि बाकी तमाम जो बड़े शहर हैं जहां 10-12% के करीब पॉजिटिविटी पहुंची हुई है, एंड मुमकिन है और चांस है कि यहाँ भी
ये जो पॉजिटिविटी की शरह है ये ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि जो ट्रेंड है जो आज तक दुनिया भर में देखने में आया है कि जब एक दफ़ा ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये बढ़ता है तो इसके चढ़ाव में तेज़ी आती है और बड़ी वो जल्दी से तेज़ी आती है और एक सर्टेन नंबर तक पहुंच के फिर ये वापस आता है। तो हमने जो ये आज इकदामात कुछ जिनका ऐलान किया है उनकी कोशिश ये थी कि कम से कम ये जो बाकी शहर हैं यहाँ हम एक रुकावट डाल सकें बीमारी के फैलाव में, या उसकी कम से कम स्पीड को कुछ स्लो किया जा सके। और डॉक्टर साहब ज़ाहिर अभी फ़िलहाल कुछ केसेस में जो अस्पताल में हैं वो इजाफा ज़रूर हुआ है मगर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा है, हालांकि मस्बत रेशो बहुत ज़्यादा है। अब काफ़ी चीज़ें बदली हैं। आपने जब दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, अमेरिका में बहुत ज़्यादा आया, जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, साथ में अब आपके पास बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो वैक्सीनेटेड है, माजी का एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि सूरत हाल बेकाबू हो सकती है अस्पतालों में, या अभी आप नहीं देख रहे वैसी सूरत हाल? आपने दुरुस्त फरमाया जी कि जब हम दुनिया के हालात देखते हैं, अपनी वैक्सीनेशन की शरह देखते हैं और एक तनासुब, ये बड़ी अहम बात है कि जो गुज़िश्ता वेव्स गुजरी हैं उनमें, उन लहरों में जो केसेस थे और जो शदीद बीमार लोग थे उनका क्या तनासुब था। तो उस तनासुब को अगर देखा जाए तो कम से कम इस लहर में वो तनासुब कुछ थोड़ा बेहतरी की तरफ है। लेकिन बात यह है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, टोटल नंबर जिनको इन्फेक्शन हो रही है वो बहुत ऊपर चला जाए, बहुत तेजी से चला जाए, तो बाहर के अस्पतालों पे प्रेशर आ सकता है। सो इसलिए वैक्सीनेशन की मौजूदगी और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का थोड़ा सा कदरे निस्बतन थोड़ा सा माइल्ड होना शायद हमें बेहतरी में रखे। लेकिन ये मैं साथ साथ कहता चलूँ कि फिक्रा मैं कई दफ़ा आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये है कि एक बहुत बड़े नंबर की जो छोटी फीसद होती है, मिकदार होती है, वो भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। सो 1%, 1 करोड़ लोगों का 1% जो है वो भी बहुत बड़ी नंबर होता है। चुनाचे हमें इसमें जिसको बोलते हैं कंप्लेसेंस या जिसे कहते हैं इसको हल्का लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये वायरस हमें तंग कर सकता है और ये जो एहतियाती तदाबीर हैं ये बड़ा सोच के नाफिज की गई हैं, इनका इतलाक इंशाल्लाह होगा। तो कोशिश यही है कि ये जो नंबर्स हैं ये कंट्रोल में रहें और ये बेकाबू ना हो। और सब ज़ाहिर, और एक जो सबसे बड़ा सवाल आवाम के जहन में होता है कि चीज़ें तो नहीं बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा। माजी के तजर्बे को देखते हुए आपको लग रहा है कि इन इकदामात से ही हम इस शरह को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ नहीं करनी पड़ेंगी? मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा इकदामात हैं कम से कम इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनको अपना लें हम और इनको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर लें और इनको दयानतदारी से इम्प्लीमेंट कर लें, तो मेरे ख्याल से यही काफ़ी होगा मामला। इंशाल्लाह यहीं से चीज़ वापस हो जाएगी और हमें ये किसी किस्म के इजाफी जैसे शटडाउन, लॉकडाउन वगैरह जो हैं उसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।